हे एवरीवन, इससे पहले वाला लेक्चर हम लोग का जो था उसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का बेसिक बात जाना था। आज फोटोसिंथेसिस का सेकंड लेक्चर है। तो हम लोग आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रेगुलेशन ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग फॉर लेटिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए स्टोमाटा का जो ओपनिंग होता है उसको रेगुलेशन कैसे होता है। तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि पोटेशियम आयन किस तरीके से स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करना है, हम लोग को वो पढ़ना है। तो ट्रांसपिरेशन चैप्टर जब पढ़े थे तब भी हम ये बात बताएं कि थे कि पोटेशियम आयन वाला हम लोग को पढ़ना है। तो वो चीज़ अभी हम लोग इसी लेक्चर में देखने वाले कि पोटेशियम आयन का क्या रोल होता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिख रहा है कि स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या होता है। स्टोमाटा का मेन फंक्शन होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने दे लीफ के अंदर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि लीफ का जो लोअर सरफेस होता है उसमें बहुत सारे स्टोमाटा छोटे छोटे छेद के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर घुसने देते हैं स्टोमाटा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब फोटोसिंथेसिस कब होता है और कब नहीं होता है? जब रात होता है, यानी जब अंधेरा होता है, डार्क होता है, तो स्टोमाटा बंद रहता है। स्टोमाटा बंद रहता है तो उस समय ट्रांसपिरेशन भी नहीं होता है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं घुस पाता है, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। और जब रोशनी आता है, सनलाइट प्रेजेंट होता है, तो स्टोमाटा रीओपन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है, जिसके वजह से जैसे स्टोमाटा खुलता है तो ट्रांसपिरेशन भी साथ ही साथ हो जाता है। अब ये जो है ये प्रोसेस स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पे पहले हम स्टोमाटा का एक बार और अच्छा से स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। तो स्टोमाटा क्या है? ये जो ओपनिंग दिख रहा है ये है स्टोमाटा। तो ये स्टोमाटल पोर लिखा हुआ दिख रहा है। अब स्टोमाटा के जस्ट सामने ये क्या है? ये है गार्ड सेल, ठीक है। ये है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का दो वॉल है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये इनर वॉल है। इनर वॉल थिक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना थिक है। इनर वॉल बहुत थिक है और आउटर वॉल जो बाहर का वॉल है वो थिन है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ वाला जो वॉल होता है गार्ड सेल में वो काफ़ी थिक होता है और बाहर तरफ वाला थिन होता है। तो ये जो इसका वॉल का स्ट्रक्चर है ना, अंदर मोटा बाहर पतला, ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके वजह से ओपनिंग क्लोजिंग हो पाता है। तो गार्ड सेल के अंदर ही ज़रा देखते हैं। गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, साथ में क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग को पता है क्या है। क्लोरोप्लास्ट हम लोग जब एनिमल का सेल पढ़े थे तो जैसे ये सेल वॉल हुआ, सेल वॉल में न्यूक्लियस देखे थे, वैक्यूल देखे थे और साथ में हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी देखे थे। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है गार्ड सेल में भी प्रेजेंट होता है। अब गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल होता है उसको हम लोग एपिडर्मल सेल बोलते हैं। तो ये तो हो गया, हम लोग ज़रा सा देख लिए कि गार्ड सेल का स्ट्रक्चर देख लिए, स्टोमाटा को देख लिए। अब ये यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ए और बी। तो दोनों क्या है? ए है जब सेल टर्जिड फॉर्म में रहता है, मतलब कि वाटर इसके अंदर फुल मतलब कि इनफ है। और जब वाटर का लेवल कम हो जाता है, सेल जब फ्लैसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरीके से स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो ये दो कंडीशन हम लोग को दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे एक हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ दिख रहा है कि ट्रांसपिरेशन इज़ द प्राइस विच द प्लांट पेज फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है? स्टोमाटा का मेन खुलने का कारण क्या है? स्टोमाटा का मेन खुलने का कारण है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर घुसने दे। और जैसे स्टोमाटा खुलता है वैसे ही वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि एक तरह से ट्रांसपिरेशन जो है एक प्राइस है जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन ट्रांसपिरेशन ज़रूरी भी है। हम लोग देखे थे इससे पहले ट्रांसपिरेशन वाला चैप्टर में कितना कूलिंग इफेक्ट, सक्शन फोर्स और सब कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपिरेशन ज़रूरी भी होता है। लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए एक तरह का हम लोग प्राइस मतलब प्लांट जो है फ़ोटोसिंथेसिस के बदले एक प्राइस पे करता है एज अ ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में।
ठीक है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग जो होता है स्टोमाटा का, वो मूवमेंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि अगर मूवमेंट वाटर अंदर की तरफ आ रहा है तो स्टोमाटा ओपन होगा, और अगर बाहर जा रहा है तो क्लोज होगा। और एक बात हम लोग ये डायग्राम में ही देख चुके हैं कि अंदर का वॉल थिक होता है और बाहर का थिन होता है। किसमें? गार्ड सेल में, जो गार्ड सेल होता है उसमें। अब यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, तो दो थ्योरी दिया गया है, एक अभी रिसेंट वाला है और पहला जो है वो ओल्ड। तो शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी हल्का सा हम लोग देख लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या है। हम लोग थोड़ा पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सिलेबस में बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पोटेशियम आयन वाला थ्योरी हम लोग को पढ़ना है। लेकिन ये जो थ्योरी है ना, इसको पढ़ने से पहले हम लोग को प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस का ज़रा इक्वेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, तब वो समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो उसमें अभी हम लोग आएंगे, मगर पहले थोड़ा ये वाला हिस्सा हम लोग देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, तो आसानी हो जाएगा समझने में। अब यहाँ पे हम डायग्राम को साथ में इसलिए रखें क्योंकि बहुत सारा चीज़ आने वाला है। ये डायग्राम देखा देखा सा लग रहा है ना, ये हम लोग ट्रांसपिरेशन चैप्टर जब पढ़े थे तब पढ़े थे। ये लीफ का सेक्शन है, जैसे कि ये लीफ है, ये लीफ को अगर हम लोग ऐसे कट करते हैं, कट करके अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो किस तरीके का दिखेगा, तो वो व्यू है यहाँ पे। तो सबसे ऊपर जो होता है एपिडर्मिस होता है, ये एपिडर्मिस है, और उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है। हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है पैलेसिड सेल का और स्पॉन्जी सेल का। तो हम लोग यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि कौन सा पैलेसिड सेल है, कौन सा स्पॉन्जी सेल है। अब इन दोनों को मिला के, मतलब पैलेसिड सेल को और स्पॉन्जी सेल को मिला के बोलते हैं मेसोफिल सेल, ठीक है। तो फिर जो मेसोफिल सेल है, यानी कि इस पैलेसिड और स्पॉन्जी दोनों को मिला के, ये प्रिंसिपल सेंटर होता है फोटोसिंथेसिस का। प्रिंसिपल सेंटर होता है फोटोसिंथेसिस का, मतलब इसमें पक्का है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो ट्रैप होता है क्लोरोफिल के अंदर। इसमें ये सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पैलेसिड सेल भी ग्रीन कलर में दिख रहा है, स्पॉन्जी सेल भी ग्रीन कलर में दिख रहा है। ग्रीन मतलब कि क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। अब इसका काम है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। जो अपर लेयर है मेसोफिल का, तो मेसोफिल का दो लेयर है, एक पैलेसिड और एक दूसरा स्पॉन्जी। तो जो ऊपर वाला लेयर है यानी पैलेसिड, वो क्या करता है, वो ज़्यादा लाइट को ट्रैप करता है एज कंपेरिजन टू स्पॉन्जी सेल, क्योंकि स्पॉन्जी सेल में उतना, मतलब पैलेसिड से होके लाइट आता है ना, तो पैलेसिड में ज़्यादा लाइट आएगा, क्योंकि पैलेसिड पहले मिल जाता है, पैलेसिड ऊपर की तरफ है इसीलिए, ठीक है। तो ये जो है, ये एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है, वो केमिकल प्रोसेस में यूटिलाइज किया जाता है फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब हम लोग इसका इक्वेशन देखेंगे कि क्या इक्वेशन क्या है। तो अब हम लोग और क्या बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होता है खाना, मतलब कि प्लांट के लिए, खाना पकाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है प्लांट, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई होता है आउटसाइड द लीफ, और लीफ के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, मतलब एटमॉस्फेयर से लीफ की तरफ। ये मान लो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा, क्योंकि बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर मिलेगा सॉइल से, जो कि रूट एब्जॉर्ब करेगा, और फिर फाइनली स्टेम के थ्रू होते हुए लीव्स तक पहुँच जाएगा, और लास्ट में मेसोफिल टिश्यू तक भी पहुँच जाएगा, ठीक है। लीफ में मेसोफिल टिश्यू, पैलेसिड लेयर, पैलेसिड सेल और स्पॉन्जी सेल जो होता है, दोनों को मिला के हम लोग मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं। अब ये इक्वेशन ज़रा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लिया है एटमॉस्फेयर से, वाटर जो कि लिया गया है सॉइल में से, अब लाइट एनर्जी जो हम लोग को मिला है सन से, और क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। ये सब ज़रूरी है, तब जाके होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बन रहा है, या शुगर भी हम लोग बोल सकते हैं, पर ग्लूकोज बोलना ज़्यादा सही है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो सिंपल शुगर होता है जो कि आसानी से वाटर में सॉल्यूबल होता है, तो हम लोग ग्लूकोज ही बोलेंगे। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ साथ और क्या बन रहा है? वाटर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दे रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। प्लस यहाँ पे ना एनर्जी भी रिलीज़ होता है एटीपी के फॉर्म में। ये बात लिखा हुआ नहीं है पर ये बात जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेशियम आयन थ्योरी में हम लोग को एटीपी कैसे रोल प्ले करता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में जैसे हम लोग खाना पकाते हैं तो उससे ज़रा कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग को गैस जलाना पड़ता है, तो यहाँ पे प्लांट के केस में गैस का काम या फिर चूल्हा का काम कौन कर रहा है? लाइट एनर्जी। अब हम लोग को खाना बनाने के लिए बर्तन का भी ज़रूरत है, तो वो बर्तन का काम यहाँ पे कर रहा है क्लोरोफिल। अब खाना बनाने के लिए हम लोग को सब्जी और पानी का ज़रूरत तो पड़ता है, तो ये हो गया सब्जी और पानी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपना डेली लाइफ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात बोला कि ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहा है, यहाँ पे ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहा है, ये सीधा ऐसा नहीं है कि ये जो 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसमें से 6 मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारा केमिकल प्रोसेस होने के बाद ये वापस से रीफॉर्म होता है, ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रीफॉर्म होता है, यानी कि ये सीधा सीधी वाटर से वाटर नहीं बन गया है। ये दोनों मिलके बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हुआ है, बहुत बीच में नया नया चीज़ बना है, फिर वो नया चीज़ 6 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ किया है, तो ये ओरिजिनल वन नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में जो थ्योरीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग को जो पहला थ्योरी है पोटेशियम आयन थ्योरी, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो पोटेशियम आयन थ्योरी हम लोग देखते हैं, तो ये रीसेंट वन है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, द स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड ऑन द जेनरेशन ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। तो इसका मतलब कि डिपेंड करता है पोटेशियम आयन ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट मतलब कि कहाँ कम कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। पोटेशियम आयन कहाँ कम कहाँ ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। तो अब देखो कि दिन के टाइम पे क्या होता है, ये जो गार्ड सेल है, ठीक है, गार्ड सेल हो गया या फिर जहाँ पे भी जैसे कि मेसोफिल सेल हो गया, मतलब जो फोटोसिंथेसिस करने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हम लोग तो जानते हैं ये गार्ड सेल का काम होता है स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करना, इसलिए हम लोग गार्ड सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हम लोग कल पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकॉइड्स होता है, थैलेकॉइड के वॉल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, याद है ना। तो फिर जो ये क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अभी हम लोग देखें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, उसमें प्रोडक्शन होता है एटीपी का। हम इसलिए लास्ट में लिखे थे ना, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। अब एटीपी क्या होगा, ये जैसे ये सपोज गार्ड सेल है, हमको एक्चुअली इसको ग्रीन कलर में ड्रॉ करना चाहिए। ये गार्ड सेल को हम ज़रा ग्रीन कलर में ड्रॉ करते हैं। ये हो गया गार्ड सेल। गार्ड सेल के चारों तरफ दूसरे सेल्स भी होंगे, ये दूसरे सेल्स हो गए गार्ड सेल के चारों तरफ। अब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज़ हुआ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज़ हुआ एटीपी। तो यहाँ पे गार्ड सेल के पास है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, इस यहाँ पे भी कुछ पोटेशियम आयन होगा और यहाँ पे अगल बगल के सेल में भी कुछ पोटेशियम आयन्स होंगे। तो अब मतलब कि सब जगह पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन इक्वल है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न तो पॉसिबल नहीं है कि बाहर से अंदर की तरफ पोटेशियम आयन आ जाएगा, क्योंकि सब जगह बराबर है। तो अब क्या होगा, ये जो एटीपी है एनर्जी,
यहाँ पे होगा एक्टिव, यहाँ पे एक्टिवली क्या करेगा, ये एनर्जी लगाएगा अपना गार्ड सेल, एनर्जी लगा के बाहर का पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा, क्योंकि नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली डिफ्यूज़न तो यहाँ होगा नहीं, डिफ्यूज़न नहीं होगा तो यहाँ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जो एनर्जी बना था फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसी एनर्जी को यूज़ करके गार्ड सेल अपने अंदर पोटेशियम आयन को ले आएगा। अब जब अंदर अपना पोटेशियम आयन को ले आया तो क्या होगा कि अंदर पोटेशियम आयन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एटीपी जो फॉर्म हुआ वो एक्टिवली पंप करेगा पोटेशियम आयन को अगल बगल के सेल से गार्ड सेल के अंदर, यानी गार्ड सेल के अंदर जो उसके आसपास वाला सेल है उससे पोटेशियम आयन अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही गार्ड सेल के अंदर आ गया तो गार्ड सेल हो गया हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक यानी कि पोटेशियम आयन ज़्यादा और पानी कम। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बाहर से पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाहर से, क्योंकि जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर आया तो इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया है। अब कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए पानी को अंदर घुसना पड़ेगा। तो अब जैसे पानी अंदर घुसेगा तो ये बिल्कुल टर्जिड हो जाएगा, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल बिल्कुल टर्जिड हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, जब गार्ड सेल टर्जिड होता है तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। अब रात में क्या होगा, देखो रात में अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, तो अब क्या होगा कि अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पोटेशियम आयन अपने ज़्यादा से कम की तरफ चल जाएगा, यानी सब जगह वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा, गार्ड सेल से बाहर चला जाएगा पोटेशियम आयन। अब जैसे ही पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर निकला तो अंदर जो कंसंट्रेशन है वो भी गिर जाएगा, यानी पानी का अमाउंट गार्ड सेल के अंदर ज़्यादा रहेगा आसपास के सेल के कंपैरिजन में, तो पानी क्या करेगा, पानी भी निकल जाएगा। अब जैसे ही पानी निकला तो उसका टर्जिडिटी भी ख़त्म, वो गार्ड सेल क्या टर्जिडिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, तो अब क्या होगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा। ये सिंपल सा बात था, मतलब कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पोटेशियम आयन जब अंदर आ रहा था, कैसे अंदर आ रहा था, एनर्जी खर्चा करके पोटेशियम आयन को अंदर लाया जा रहा था, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, और जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ा वैसे ही पानी अंदर आया, और जैसे ही पानी अंदर आया वैसे ही वो टर्जिड हो गया और स्टोमाटा ओपन हो गया। अब हम लोग ये शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, इसमें कुछ खास नहीं है। हम लोग एक बात और जान रहे थे कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस में था उसमें C6H12O6 का भी फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये इस थ्योरी के हिसाब से ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा, अंदर का कंसंट्रेशन, ये भी वही सेम थ्योरी पे चल रहा है, वो वहाँ पे एटीपी की वजह से पोटेशियम अंदर आया था, इसमें डायरेक्टली बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस में जो सिंपल शुगर का फॉर्मेशन हुआ है उसके वजह से कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तो बाहर से पानी अंदर आएगा, बाहर से पानी अंदर आएगा तो सेल जो है टर्जिड हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है टर्जिडिटी वगैरह का, वो हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वाले चैप्टर में ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न वगैरह जहाँ पढ़ा था उसमें सब सारी चीज़ हम लोगों ने समझा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लो, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तब ये सब चीज़ ठीक से समझ में आएगा। एक्सॉस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।